हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे लाइफ प्रोसेस चैप्टर और आज हम करने वाले हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। पिछली वीडियो में हमने अपना रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ। हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स फर्स्ट। ओके, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको अपने फूड की रेगुलर सप्लाई और ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है या करवानी होती है अपने ब्लड सेल्स को रिपेयर करने के लिए। और इस फंक्शन को कौन परफॉर्म करता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर किस किस चीज़ों के होते हैं? हार्ट, जो एक पंपिंग ऑर्गन है। ये आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अ पंपिंग ऑर्गन, सो यू कैन राइट हार्ट। आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड वेसल्स, एंड ब्लड एंड लिफ क्या होती हैं? अ सर्कुलेटरी मीडियम। हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस डिटेल करेंगे। जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें ग्रैनुलर कंपोनेंट और लिक्विड कंपोनेंट। ग्रैनुलर कंपोनेंट के अंदर होते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स और लिक्विड कंपोनेंट के अंदर होते हैं प्लाज्मा। अब ब्लड कॉर्पस्कल्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, आरबीसीज, ब्लड प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड सेल्स। अब कई बार आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसीज के ऊपर 3 पॉइंट्स लिखे या राइट द 3 फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। सो यू कैन राइट एंड हेयर ऑल्सो। सो आरबीसीज क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? गैस कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और आरबीसीज के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर देता है हमारे ब्लड को। और डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं? Provide body defense by infiltrating germs and producing antibodies. वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एक डिफेंस करते हैं हमारी बॉडी के जर्म्स को और हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ये तो सबको पता ही होगा। और प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट के अंदर आता है प्लाज्मा, जो कि एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आप पूछोगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्लाज्मा प्रोटीन। ओके, और इसमें इनऑर्गेनिक भी होता है सब्सटेंस जैसे कि मिनरल आयंस। अब हम करेंगे लिम्फ क्या होता है। लिम्फ, a yellowish fluid escape from the blood capillaries into the intercellular space contain less protein than blood. Lymph flows from the tissues to the heart, assisting in transportation and destroying germs. So, lymph एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो कि ब्लड कैपिलरीज से थोड़ा सा दूर होता है और इसके अंदर ब्लड से थोड़ा कम प्रोटीन होता है। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में और हम जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है। अब हम करेंगे ब्लड वेसल्स जो कि हमने करी थी आर्टरीज, वेन्स। अब अभी आप कर लीजिए, इसका डिटेल डिस्कशन मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सब बताऊंगी। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, थिक एंड इलास्टिक एंड डीप सीटेड। सो आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से सारी बॉडी पार्ट्स तक, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हमेशा उल्टा काम करती हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं क्योंकि हमारे ब्लड से लेकर जाकर वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं या देती हैं। थिक एंड इलास्टिक होती है। अब क्यों थिक होती है और क्यों इलास्टिक होती है ये मैं आपको बताऊँगी डायग्राम के थ्रू। डीप सीटेड होती हैं। अब हम करेंगे वेन्स के बारे में। तो वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अब जो ये वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं
जो हमने बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया था उसको यूज़ करने के बाद वो गंदा हो जाता है। उसका बाय प्रोडक्ट यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वेन्स कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक पहुंचाती हैं, सिर्फ पल्मोनरी वेन को छोड़कर। वही एक उल्टा काम करती है। इसको हम कलेक्टिंग वेसल भी कहते हैं क्योंकि वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं या कलेक्ट करती हैं। थिन होती हैं इसकी वॉल्स और सुपरफिशियल एज कम्पेयर टू आर्टरीज। सो ये है वो डायग्राम, ये वाला, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती थी। एंड दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको ये आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो समझ लो आपको ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट वर्क करता है। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स। वो कॉन्ट्रैक्टिंग रिलैक्सिंग होते रहते हैं। अब जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाती हैं वो पल्मोनरी वेन कैरी करता है। अब मैंने आपको बताया था कि वेन्स तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वेन हमेशा अपोजिट काम करता है। वो लंग्स में जाता है लेफ़्ट एट्रियम में, फिर उधर एक वॉल होती है जिसकी वजह से जो लेफ़्ट एट्रियम होता है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वो पूरा भर जाता है एंड देन इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके बाद वो एकदम से वॉल जो होती है वो खुलती है, फिर वो सीधा चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब हमारा लेफ़्ट एट्रियम क्या हो गया? रिलैक्स, और लेफ़्ट वेंट्रिकल स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जब जाता है तो उसको कैरी कौन करता है? मेन आर्टरी, हमारी आर्टरी। और इसलिए आर्टरी का यूज़ होता है। मैंने पहले बताया था कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड की फ़्लो होती है वो बहुत तेज़ होती है। उसको अगर कोई पतली वेसल लेगी तो वो फट जाएगी, इसलिए हमें थिक वेसल चाहिए होती है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से आवर्टा कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर हमारी बॉडी ऑर्गन्स के उसमें वो यूज़ हो जाता है। फिर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है वो उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है यानी कि गंदा हो जाता है। उसको कैरी करती हैं हमारी मेन वेन, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेन वेन कौन सी है? वेना कैवा। ओके। ये लेकर जाती है राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम में वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, फिर वॉल खुलती है, वो राइट वेंट्रिकल में चली जाती है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो तेज़ होने की वजह से उसको एक आर्टरी ही कैरी कर सकती है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी का इधर यूज़ हुआ है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन होती हैं वो अपने मेन आर्टरी या मेन वेन से अपोजिट काम करती हैं। अब वो राइट वेंट्रिकल से वापस से लंग्स में चली जाती हैं, फिर से लंग्स उसको ऑक्सीजनेटेड करता है और फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। होप कि आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले लंग्स से लेफ़्ट एट्रियम, फिर लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल, फिर आर्टरी के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स का यूज़, फिर मेन वेन, वेना कैवा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ओके। हाँ, कई बार आपसे ये वाला डायग्राम भी बोल देते हैं बनाने को, डबल सर्कुलेशन का। ओके, हार्ट का डायग्राम देखो। अगर आपको ये आता है तो वेरी 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 गुड। अगर नहीं आता, कुछ होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, तो आप ये वाला भी डायग्राम बनाकर आ सकते हैं। आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। एज़ बोर्ड के पेपर में 1 मार्क्स की भी बहुत वैल्यू होती है। इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको वाला डायग्राम नहीं आता है तो आप ये वाला बना के आइएगा, आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। अब इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में 2 बार
जाता है आता है, ओके, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब डायरेक्शंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट। अब दो तरह के ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। जब हमारा ब्लड मूव करता है हमारे हार्ट से लंग्स में, फिर वापस से हमारे हार्ट में जाता है, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, फिर लंग्स से वो वापस से हमारे हार्ट में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। ब्लड जो होता है वो मूव करता है हमारे हार्ट से रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर, मतलब कि बॉडी ऑर्गन्स के अंदर वो अच्छे से यूज़ होता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है, तो वो वापस से हमारे राइट एट्रियम में चला जाता है। इसी को ही बताया गया है इसमें। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे दोनों, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन और ये डबल सर्कुलेशन का डायग्राम। इसमें आपको क्लियरली दिया हुआ है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ इसको भी बना लीजिएगा। इसमें सब कुछ दे रखा है, पल्मोनरी आर्टरी, आउटा, लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ओके, वेना कैवा, तो आप इसमें से देखकर बना सकते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करते हैं हम। ह्यूमन बींग्स आपको समझ आ गया होगा। अब प्लांट्स में करते हैं तो प्लांट के अंदर दो ही पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है रूट से और कहाँ दे देता है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट को दे देता है। इसके अंदर कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, ओके। और जो फ्लोएम होता है वो कैरीज करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स लीव्स में, और वो कहाँ दे देता है, अदर बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के अदर बॉडी में दे देता है जहाँ जहाँ पे यूज़ होनी होती है। इसमें एनर्जी इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसमें ATP की फॉर्म में यूज़ होती है, क्यों? क्योंकि फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी रिलीज़ होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी इंस्टेड ऑफ जाइलम। जाइलम में तो होती ही नहीं है। चलिए अब हम करते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। जब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है हमारे एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में और वो वेपर की फॉर्म में एयर में चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एब्जॉर्प्शन एंड upward movement of water and mineral by creating transpiration pool, helps in temperature regulation in plant। अब ट्रांसपिरेशन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये भी मेरे एग्ज़ाम यानी कि 10th बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, मेरे को ध्यान नहीं है, बट हाँ पूछा गया था। राइट द 2 फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो आप ये कर लीजिएगा। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग ट्रांसपिरेशन पुल। ये एक एब्जॉर्ब करता है और एक अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर और मिनरल्स की, किसके थ्रू? एक ट्रांसपिरेशन पुल वो क्रिएट करता है जिसके थ्रू एक एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है वाटर और मिनरल्स का। और ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी प्लांट्स की हेल्प करता है, ओके। अब आप एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। So, transport of food from leaves to different parts of the plant is called translocation। अब लीव्स में हमारा फूड बनता है तो सबको पता है, क्योंकि हमारे लीव्स क्या होते हैं, फूड फैक्ट्री होती हैं। तो जब हमारे लीव्स में खाना बन जाता है तो उसका जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जो खाना पहुंचाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। अगली वीडियो में हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक्सक्रीशन के बाद, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए ओके, बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।